जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है टूरिज्म इज लाइफ के एक और नई वीडियो में। अभी इस टाइम में आया हुआ हूँ नेपाल यात्रा के लिए। नेपाल अपने टेम्पल, माउंटेन और अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए जाना जाता है, इसीलिए हर साल लाखों टूरिस्ट नेपाल में घूमने के लिए आते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं नेपाल घूमने वाला हूँ और साथ में आपको भी घुमाने वाला हूँ। और अगर आप भी नेपाल घूमने आना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको नेपाल यात्रा की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे नेपाल कब जाए, कैसे जाए, नेपाल में करेंसी एक्सचेंज कैसे करें, नेपाल में होटल कैसे और कहाँ बुक करें, नेपाल में कहाँ पर घूमने जाए, नेपाल में कैसे घूमें, नेपाल यात्रा में कुल कितने दिन लग सकते हैं, नेपाल यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना होगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको मैप के जरिए पूरी नेपाल यात्रा बताने वाला हूँ, जिससे आप बड़ी आसानी से अपनी नेपाल यात्रा प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको नेपाल यात्रा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो नेपाल यात्रा की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नेपाल कैसे पहुंचा जाए। तो नेपाल आने के कई सारे अलग अलग ऑप्शन मौजूद हैं। हम एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले आप इस मैप में देखिए, ये है इंडिया और ये है नेपाल। हमें नेपाल में सबसे पहले काठमांडू पहुंचना है, क्योंकि नेपाल में ज्यादातर टूरिस्ट प्लेस काठमांडू के आसपास में ही आई हुई है। और काठमांडू से बाकी जगह घूमने जाने में भी काफी आसानी होती है, क्योंकि काठमांडू नेपाल की राजधानी यानी कि कैपिटल है। तो अगर आप ट्रेन से नेपाल आना चाहते हैं तो इंडिया से नेपाल के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है। और नेपाल के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन गोरखपुर और रक्सौल है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में पड़ता है और रक्सौल बिहार में पड़ता है। पहले बात करते हैं गोरखपुर से नेपाल जाने की। तो ट्रेन से नेपाल जाने के लिए आप बाई ट्रेन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन के लिए आ सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट गोरखपुर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन नहीं मिले तो आप दिल्ली या फिर लखनऊ आ सकते हैं और फिर वहां से अपनी ट्रेन चेंज करके गोरखपुर तक आ सकते हैं। इसके बाद आपको गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से ऑटो, टैक्सी और बस मिल जाएगी, जो आपको इंडिया और नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करके नेपाल के बैरवा तक लेकर जाएगी, जिसका नया नाम सिद्धार्थ नगर रखा गया है। और गोरखपुर से बैरवा तक की दूरी लगभग 103 किलोमीटर पड़ जाती है। और कुछ बस और टैक्सी आपको डायरेक्ट गोरखपुर से बैरवा तक लेकर जाएगी, लेकिन कुछ टैक्सी और बस में आपको बीच में बस या फिर टैक्सी चेंज करनी पड़ेगी और फिर उससे नेपाल में जाना होगा। वही बात करें गोरखपुर से बैरवा तक जाने के किराए की, तो गोरखपुर से बैरवा तक जाने का वॉल्वो बस 500 से 600 रुपए तक चार्ज कर सकती है और ऑर्डिनरी बस 300 से 400 रुपए तक चार्ज कर सकती है और टैक्सी 8 से 10,000 रुपए तक चार्ज कर सकती है। तो आप बाई बस या फिर टैक्सी से नेपाल के बैरवा तक आ सकते हैं। इसके बाद नेपाल के बैरवा से काठमांडू की दूरी लगभग 265 किलोमीटर पड़ जाती है। और आपको बैरवा से काठमांडू जाने के लिए बस मिल जाएगी, जिसमें ऑर्डिनरी बस में 500 से 600 रुपए का किराया लिया जाता है और वॉल्वो बस में 1000 से 1200 रुपए का टिकट लिया जाता है और आप बड़ी आसानी से काठमांडू तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप रक्सौल से नेपाल कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, रक्सौल से नेपाल जाने के लिए आप बाई ट्रेन रक्सौल तक आ सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट रक्सौल के लिए ट्रेन नहीं मिले तो आप बीच में ट्रेन चेंज करके भी रक्सौल तक आ सकते हैं। इसके बाद रक्सौल में आने के बाद आपको रक्सौल से काठमांडू के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जिसमें 500 से 1000 रुपए का टिकट लिया जाता है और आप रक्सौल से बाई बस काठमांडू तक बड़ी आसानी से आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप बस से नेपाल कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, बस से नेपाल आने के लिए आपको दिल्ली से डायरेक्ट काठमांडू के लिए बस मिल जाएगी, जिसमें आपका 2500 से 3000 रुपए तक का टिकट लिया जाता है और आप बाई बस दिल्ली से काठमांडू तक आ सकते हैं। और दिल्ली से काठमांडू की दूरी लगभग 1034 किलोमीटर पड़ जाती है, जिसे तय करने में आपको 25 से 30 घंटे का टाइम लग सकता है। इसी के साथ अगर आप बाई फ्लाइट नेपाल आना चाहते हैं तो आपको इंडिया के हर एक बड़े एयरपोर्ट से नेपाल के काठमांडू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, जिसके आने की टिकट आपको 5 से 6,000 रुपए में मिल जाएगी और लगभग इतने की आपको वापस आने की टिकट भी मिल जाएगी। तो आप चाहे तो बाई फ्लाइट भी काठमांडू तक आ सकते हैं। वही दोस्तों, अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर काठमांडू आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। और अपना खुद का व्हीकल लेकर आने के लिए भी आपको या तो गोरखपुर से नेपाल में एंट्री लेनी होगी या फिर बिहार के रक्सौल से नेपाल में एंट्री लेनी होगी। और अपना खुद का व्हीकल लेकर नेपाल जाने के लिए आपको परमिट की जरूरत होगी और ये परमिट आप जब इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते हैं वहीं पर बनाया जाता है, जिसमें 2 व्हीलर व्हीकल का पर डे का 250 रुपये लिया जाता है और 4 व्हीलर व्हीकल का 400 से 500 रुपये पर डे का लिया जाता है।
तो आप जितने दिन की भी नेपाल यात्रा करना चाहते हैं उतने दिन का परमिट लेना होगा। और ये परमिट जब आप खुद का व्हीकल लेकर नेपाल आते हैं तभी लेने की जरूरत होती है। बस या फिर फ्लाइट से आने के लिए आपको किसी भी प्रकार के परमिट की जरूरत नहीं होती है। तो सुनिए दोस्तों, हमने आपको लगभग नेपाल आने के सभी ऑप्शन बता दिए हैं। आपके लिए जो भी ऑप्शन बेस्ट हो आप उसके जरिए नेपाल आ सकते हैं। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही टूर के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही टूर के वीडियो मिलते रहे और आप एंजॉय करते रहे। चलिए दोस्तों, अब नेपाल में आने के बाद हम बात करते हैं कि नेपाल में आप करेंसी एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप इंडियन रुपया को नेपाली रुपया में कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों, जब आप इंडिया बॉर्डर से नेपाल बॉर्डर में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर इंडिया बॉर्डर में और नेपाल बॉर्डर में कई सारी शॉप्स बनी हुई है जहाँ पर आप अपनी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। और इंडियन 100 रुपए के बदले में आपको नेपाली 160 रुपए मिलेंगे। और जब आप नेपाल से घूमकर वापस आते हैं तो आप यहीं से नेपाली रुपया को फिर से इंडियन रुपया में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसके अलावा काठमांडू में भी करेंसी एक्सचेंज की कई सारी दुकानें मौजूद है। आप वहाँ पर जाकर भी अपनी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम काठमांडू पहुँच चुके हैं और काठमांडू में आते ही बात आती है होटल बुकिंग की। तो काठमांडू में आप अपनी होटल काठमांडू के थमेल मार्केट में और उसके आसपास में बुक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको होटल की स्टार्टिंग प्राइस 500 से 600 रुपए में मिल जाएगी, जो अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से 5 से 10,000 रुपए तक भी जाती है। और होटल आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। और सीजन के अकॉर्डिंग ये प्राइस ऊपर नीचे भी होती करती रहती है। अब दोस्तों, होटल बुकिंग करने के बाद अब बात करते हैं कि काठमांडू में आप कहाँ पर घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, काठमांडू में आप घूमने जा सकते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए। पशुपतिनाथ टेम्पल में दर्शन करने जाने से पहले आपको अपना बैग, पर्स और फोन और कैमरा वगैरह लॉकर रूम में रखने होंगे। पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर कई सारी शॉप्स और लॉकर रूम बने हुए, आप वहां पर अपना सामान रख सकते हैं। इसके बाद आप पशुपतिनाथ टेम्पल में दर्शन करने के लिए लाइन में लग सकते हैं और आराम से यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। पशुपतिनाथ टेम्पल काफी बड़ा और भव्य बना हुआ है और लगभग नेपाल में आने वाले सभी टूरिस्ट यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। तो आप भी यहाँ पर दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए, पशुपतिनाथ आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। पशुपतिनाथ टेम्पल के अलावा आप काठमांडू में घूमने जा सकते हैं बुद्धा स्तूपा के लिए। ये प्लेस भी काठमांडू की बहुत ही खूबसूरत और शानदार टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा स्तूपा मौजूद है जो दिखने में बहुत ही प्यारा और भव्य लगता है। ये स्तूपा मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित है, लेकिन यहाँ पर घूमने के लिए हर रिलीजन के लोग आते हैं। तो अगर आप काठमांडू आते हैं तो आप अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को भी ऐड जरूर करें। इसके साथ दोस्तों, काठमांडू में आप घूमने जा सकते हैं काठमांडू दर्पण स्क्वायर के लिए। यहाँ पर कई सारे देवी देवता के खूबसूरत और प्यारे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर की गई नक्काशी और कलाकृति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इसीलिए काठमांडू में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आते हैं। और इस प्लेस की एंट्री टिकट फॉरेनर के लिए 1000 नेपाली रुपया है और नेपाल के लोकल लोगों के लिए 200 रुपए नेपाली रुपया है। तो अगर आप काठमांडू आते हैं तो इस प्लेस को विजिट करना बिल्कुल मिस ना करें। ये काफी शानदार और खूबसूरत प्लेस है। इसके बाद दोस्तों, काठमांडू में आप घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए जा सकते हैं स्वयंभू माँ चैत्य के लिए। इस मंदिर तक जाने के लिए आपको लगभग 365 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। इसके बाद आप इस खूबसूरत टेम्पल पर पहुंच जाओगे। इस टेम्पल को स्तूपा और मंदिर को मिक्स करके बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस टेम्पल की परिक्रमा करने से सभी पाप धुल जाते हैं। मंदिर और स्तूपा की डिजाइन को मिक्स करके बनाया गया ये मंदिर बहुत ही प्यारा लगता है। और इस मंदिर के आसपास में कई सारे बंदर भी रहते हैं, इसीलिए इसे बंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, काठमांडू में मैं घूमने गया काठमांडू की एक और खूबसूरत लोकेशन कोपन मोनेस्ट्री के लिए। ये मोनेस्ट्री सुबह में 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुली रहती है। इस मोनेस्ट्री में जाना भी मेरा काफी शानदार एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पर आपको खूबसूरत मोनेस्ट्री के साथ में और भी काफी कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। तो आप अपनी काठमांडू की टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप काठमांडू के थमेल मार्केट को जरूर विजिट करें। ये मार्केट काठमांडू का सबसे बड़ा और खूबसूरत मार्केट माना जाता है, जहाँ पर आप नेपाल की कई सारी लोकल आइटम्स की शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको खाने पीने के भी कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप
नेपाल के लोकल फूड और स्ट्रीट फूड को जरूर एंजॉय करें, जो बहुत ही टेस्टी होता है। और इस मार्केट से आप अपने लिए और अपने रिलेटिव्स के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब दोस्तों काठमांडू में घूमने के बाद मैं निकल गया काठमांडू से 225 किलोमीटर दूर आए जनकपुर के लिए। और काठमांडू से जनकपुर जाने के लिए आपको बस मिल जाएगी, जिसमें आप 500 से 600 रुपए का टिकट लेकर काठमांडू से जनकपुर आ सकते हैं। और काठमांडू से जनकपुर तक जाने का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बना हुआ है। इस रास्ते में मुझे जगह जगह पर काफी शानदार और प्यारे नज़ारे भी देखने को मिल रहे थे, जिसे मैंने खूब एंजॉय किया। और काठमांडू से जनकपुर जाने में आपको 5 से 6 घंटे का टाइम लग सकता है। अब दोस्तों हम जनकपुर पहुंच चुके हैं और जनकपुर में आने के बाद आप अपने लिए होटल बुक कर सकते हैं। और होटल की लोकेशन आप जानकी टेम्पल के आसपास में रख सकते हैं, जहाँ से आपको हर जगह जाने के लिए ऑटो टैक्सी वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी होटल की स्टार्टिंग प्राइस 600 से 700 रुपए होती है। और होटल आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों होटल बुकिंग करने के बाद अब बात करते हैं कि जनकपुर में आप कहाँ पर घूमने और दर्शन करने जा सकते हैं। तो दोस्तों जनकपुर में आप सबसे पहले घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए जा सकते हैं जानकी टेम्पल के लिए। जानकी मंदिर माता सीता जी को समर्पित है। ये मंदिर दिखने में बहुत ही बड़ा और खूबसूरत लगता है। यहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर दिन सैकड़ों की तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप भी इस मंदिर में दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। इसके अलावा जनकपुर में आप घूमने जा सकते हैं श्री राम जानकी विवाह मंडप के लिए। ये प्लेस भी काफी खूबसूरत और शानदार प्लेस है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर राम जी और सीता जी का विवाह हुआ था। तो आप इस पवित्र स्थान पर भी आ सकते हैं और यहाँ पर भी घूम सकते हैं। इसी के साथ आप जनकपुर में गंगा सागर, परशुराम कुंड और धनुष सागर कुंड को भी विजिट कर सकते हैं, जो काफी बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं। ये कुंड काफी पवित्र कुंड माने जाते हैं। तो आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं और घूम सकते हैं। ये प्लेस भी काफी खूबसूरत और शानदार बनी हुई है। चलिए दोस्तों जनकपुर घूमने के बाद मैं निकल गया जनकपुर से 365 किलोमीटर दूर आए पोखरा के लिए। जनकपुर से पोखरा के लिए डायरेक्ट बस भी चलती है। और अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं मिले तो आप बाई बस काठमांडू तक आ सकते हैं और फिर काठमांडू से आप अपनी बस चेंज करके पोखरा तक आ सकते हैं। अब दोस्तों पोखरा में आने के बाद पोखरा में कई सारी होटल बनी हुई है, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस 400 से 500 रुपए होती है, जो अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से 5 से 10 हजार रुपए तक जाती है। तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर होटल बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों होटल बुकिंग करने के बाद अब बात करते हैं कि पोखरा में आप कहाँ पर घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों पोखरा में आप घूमने जा सकते हैं फेला लेक के लिए। ये लेक नेपाल की सबसे खूबसूरत लेक मानी जाती है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी ये लेक काफी प्यारी और खूबसूरत लगती है। साथ ही आप इस लेक में बोटिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसके अलग अलग चार्ज होते हैं। और इस प्यारी सी लेक में बोटिंग करना भी काफी शानदार एक्सपीरियंस होता है। तो आप इस लेक में बोटिंग को भी जरूर एंजॉय करें, आपको काफी मजा आएगा। इसी के साथ पोखरा में आप घूमने जा सकते हैं इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम के लिए। इस म्यूजियम में आपको माउंटेन के बारे में बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। और पोखरा में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट यहाँ पर भी घूमने के लिए जरूर आते हैं। ये म्यूजियम काफी खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पोखरा में आप जा सकते हैं श्री विंध्यावासिनी मंदिर के लिए। ये टेम्पल भी काफी खूबसूरत और प्यारा मंदिर है, जो इंडियन टेम्पल से एकदम डिफरेंट लुक में डिजाइन किया गया है। साथ ही इस मंदिर में मुख्य मंदिर के अलावा गणेश जी, हनुमान जी और शिव जी के छोटे बड़े मंदिर भी मौजूद है। आप वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं और घूम सकते हैं। साथ ही दोस्तों पोखरा में आप घूमने जा सकते हैं लेक देवी फॉल्स के लिए। ये वाटरफॉल पोखरा का काफी खूबसूरत वाटरफॉल है। तो आप इस वाटरफॉल को भी विजिट करने के लिए जा सकते हैं। और मानसून के मौसम में इस वाटरफॉल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। इस वाटरफॉल के अलावा दोस्तों आप जा सकते हैं पोखरा से 10 किलोमीटर दूर आए सारनकोट में मस्ती करने के लिए। ये प्लेस अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको नेचुरल खूबसूरती का काफी शानदार व्यू देखने को मिलेगा, जिसे आपने आज से पहले सिर्फ सोशल मीडिया पर देखा होगा। इसी के साथ आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसके अलग अलग चार्ज होते हैं। और सारनकोट अपनी पैराग्लाइडिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के दौरान आपको काफी शानदार ग्रीनरी और काफी शानदार नजारा देखने को मिलता है। तो आप चाहे तो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही शाम के टाइम में यहाँ से सनसेट का भी मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। आप उसे भी खूब एंजॉय करने वाले हैं। तो आप अपनी पोखरा की टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस
को ऐड जरूर करें। ये प्लेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसके बाद दोस्तों पोखरा में घूमने के बाद आप वापस काठमांडू आ सकते हैं और फिर आप चाहे तो काठमांडू से वापस इंडिया के लिए आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं काठमांडू से सागरमाथा नेशनल पार्क के लिए गया, जो काठमांडू से लगभग 137 किलोमीटर दूर आया हुआ है। ये पार्क नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर आया हुआ है। इस पार्क में जाने के बाद मैंने इस पार्क से आगे माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग करने के लिए टिकट ली और फिर मैंने आगे माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग को भी एंजॉय किया। और ट्रैकिंग के दौरान बीच में एक खूबसूरत लेक भी आती है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। ये लेक दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शानदार लगती है। और फिर इस लेक पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आप आगे माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। और माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग के दौरान आपको साल भर यहाँ पर खूब सारी स्नो देखने को मिल जाएगी। साथ ही ट्रैकिंग के दौरान माउंटेन के और प्राकृतिक खूबसूरती के काफी प्यारे नज़ारे भी देखने को मिलते हैं, जो काफी खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आप नेपाल में एक अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्रैकिंग करने के बाद मैं वापस काठमांडू आ गया और फिर काठमांडू से वापस इंडिया के लिए आ गया। चलिए दोस्तों अब हम पूरे टूर प्लान को मैप में देखते हैं। तो आप सबसे पहले बाई ट्रेन, बस, फ्लाइट या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से नेपाल के काठमांडू तक आ सकते हैं। इसके बाद आप 2 से 3 दिन काठमांडू में रुक सकते हैं और काठमांडू की टूरिस्ट प्लेस को विजिट कर सकते हैं, जो मैंने आपको आगे वीडियो में बता दी है। इसके बाद काठमांडू में घूमने के बाद आप जा सकते हैं जनकपुर के लिए और वहाँ पर आप 1 से 2 दिन रुक सकते हैं और वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और आसपास की टूरिस्ट प्लेस को विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आप जनकपुर से पोखरा के लिए आ सकते हैं और 2 से 3 दिन आप पोखरा में रुक सकते हैं और पोखरा की टूरिस्ट प्लेस को विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आप पोखरा से वापस काठमांडू आ सकते हैं और अगर आप 7 से 8 दिन नेपाल घूमने के लिए आए तो आप काठमांडू से वापस इंडिया के लिए आ सकते हैं। और अगर आपके पास में टाइम और बजट है तो आप काठमांडू से सागरमाथा नेशनल पार्क के लिए जा सकते हैं और फिर वहाँ से आगे आप माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। और माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग को एंजॉय करने के बाद आप वापस काठमांडू आ सकते हैं और फिर काठमांडू से वापस इंडिया के लिए आ सकते हैं। तो आपके पास में जैसा भी बजट और टाइम है आप उसके हिसाब से अपनी नेपाल यात्रा प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप नेपाल में घूमेंगे कैसे, यानी कि आप नेपाल में घूमने के लिए कौन से व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों नेपाल में आप लंबी दूरी तय करने के लिए वहाँ की बस का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी लोकल प्लेस को विजिट करने के लिए वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्टेशन जैसे ऑटो और टैक्सी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ प्लेस तो काफी नजदीक में आई हुई है जहाँ पर आप पैदल भी घूमने जा सकते हैं। और अगर आप नेपाल में पूरे दिन के लिए टैक्सी बुक करते हैं तो आपको नेपाल में पूरे दिन के लिए टैक्सी 1500 से 2000 रुपए में मिल जाएगी। और अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर नेपाल आ रहे हैं तो उससे भी बड़ी आसानी से नेपाल में घूम सकते हैं। अब बात करते हैं कि नेपाल जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो दोस्तों वैसे तो टूरिस्ट साल भर नेपाल घूमने के लिए आते रहते हैं, लेकिन नेपाल जाने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर मई तक माना जाता है। साथ ही दोस्तों आप अपनी नेपाल यात्रा के दौरान अपना ID प्रूफ और अपना पासपोर्ट साइज फोटो साथ में जरूर कैरी करें। और आधार कार्ड को लीगल ID प्रूफ नहीं माना जाता है, इसीलिए आप अपने साथ में अपना पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड भी जरूर कैरी करें। और अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप उसे भी साथ में कैरी कर सकते हैं। नहीं तो नेपाल यात्रा करने के लिए आपको पासपोर्ट या फिर वीजा की जरूरत नहीं होती है, आप बिना पासपोर्ट और वीजा के नेपाल की यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब वीडियो के अंत में बात करते हैं कि नेपाल यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना आ सकता है। तो दोस्तों मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप नेपाल में कम से कम 2 लोग साथ में घूमने जाओगे, क्योंकि अगर आप 2 लोग साथ में जाते हैं तो आप एक होटल के रूम में 2 लोग रुकेंगे तो उसका खर्चा आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। और आप घूमने के लिए टैक्सी बुक करते हैं तो उसका खर्चा भी आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाता है। ओवरऑल अगर आप 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग साथ में ये टूर करते हैं तो आपका पर पर्सन पर खर्चा कम आएगा। वही अगर आप अकेले नेपाल यात्रा करते हैं तो आपका खर्चा ज्यादा आएगा। तो नेपाल यात्रा में आपका 8 दिन का 2 लोगों का होटल का खर्चा 5000 रुपए तक आ सकता है। इसके बाद आपका 2 लोगों का 8 दिन का खाने पीने का खर्चा 7000 रुपए तक आ सकता है। और नेपाल में खाने पीने में आपको थाली 100 से 120 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जैसे बस और टैक्सी वगैरह का खर्चा 10,000 रुपए तक आ सकता है। इसके बाद गाइस मैं तो चला। अब आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड जो लोग घूमने जा रहे हैं